हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंट्रोलिंग इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। ओके, जो हम लोग एक्चुअल में किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग कंपेयर करते हैं अपने प्लान परफॉर्मेंस से। जो चीज़ हम लोगों ने अपने प्लानिंग के टाइम पर मेंशन किया था या प्लानिंग के टाइम पर हम लोगों ने जिस पॉइंट पर ये बातें लिखी थी कि हमको ये एक्टिविटी इस तरीके से परफॉर्म करना है, तो उसको हम लोग कंपेयर करते हैं जब हम लोग उस चीज़ को कर देते हैं। एक्चुअल जब हम लोग परफॉर्म कर देते हैं उसको कंपेयर करेंगे प्लान परफॉर्मेंस से। और अगर दोनों में डिफरेंसेस होंगे, किस में डिफरेंसेस होंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस में और प्लान परफॉर्मेंस में जो डिफरेंसेस आएंगे, जो डेविएशंस होंगे, उसके लिए हम लोग रीज़न फाइंड आउट करेंगे। और वो किसके हेल्प से करेंगे, हम लोग कंट्रोलिंग के हेल्प से। रीज़न फाइंड आउट करने के बाद हम उसे स्टॉप करेंगे और स्टॉप करने के बाद हम उसे दोबारा रिपीट नहीं करें या करेक्टिव मेजर्स या करेक्टिव एक्शंस को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके माध्यम से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर में वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं हो या वो रीजंस जो हमारे प्लान परफॉर्मेंस तक हमको रीच नहीं करने दिया वो दोबारा फ्यूचर में रिपीट नहीं हो। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लानिंग के कंट्रोलिंग के डेफिनेशन में। देन हम लोगों ने बात किया था इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग जो है वो हेल्प करता है कि किस प्रकार हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। ओके, देन हम लोगों ने डिस्कस किया था इवैल्यूएटिंग, कि कंट्रोलिंग जो है वो इवैल्यूएट करता है हमारे परफॉर्मेंस को। हम कैसे अपने रिसोर्सेज को रिड्यूस, कैसे हम रिसोर्सेज का वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। देन हम अपने एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी एक्टिविटी को कब परफॉर्म करते हैं और हमारा प्लानिंग क्या था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचर और फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का नेचर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या उसके फीचर्स क्या है। तो ये पॉइंट जो है वो हम तीनों में लिख सकते हैं। ओके, द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज गोल ओरिएंटेड। कंट्रोलिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग जो है वो उसी डायरेक्शन में काम करता है या उसी ओर वो बढ़ता चला जाता है जिस ओर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, गोल होगा। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका गोल कहाँ होगा, जहाँ पर हम लोगों ने प्लानिंग में मेंशन किया था, जिस पर्पस के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था। और जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को हम किस डायरेक्शन में मूव ऑन करेंगे, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। ओके, कंट्रोलिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ओके, या हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, या हम अदर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटी है उसको हम राइट डायरेक्शन में मूव ऑन करेंगे और उसमें हम कंट्रोलिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे और हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सही दिशा में जा रही हैं। ओके, तो कंट्रोलिंग के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि हमने किस एक्टिविटी को कब परफॉर्म करना है, या हम लोगों ने परफॉर्म किया तो वो पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया या ज़्यादा खराब परफॉर्म किया। जो हमारा प्लानिंग था, जो हम लोगों ने प्लान किया था, क्या उसी प्लान के अकॉर्डिंग हम लोगों ने परफॉर्म किया। ये सारा कुछ हम कहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम कंट्रोलिंग फंक्शन से एनालाइज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है या जो गोल है, उस गोल को लेकर के हम बहुत सक्रिय रहते हैं,
हम एक्टिव रहते हैं कि हम कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक रीच कर जाए, हम कैसे उसे अचीव कर लें। तो अचीवमेंट करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, हम लोग कैसे अचीव कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, किन रिसोर्सेज के साथ अचीव कर रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, हम किस मैनर में मूव ऑन कर रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है बेस्ट पॉसिबल मैनर। बेस्ट पॉसिबल मैनर ये है कि हम कौन से तरीके से वहां तक रीच कर रहे हैं। अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच कर रहे हैं, क्या हम अपने रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, ये भी देखना होगा। अगर हम अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो हम अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहे होंगे, या जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड तक हमें रीच करने के लिए क्या करना होगा, हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उनका भरपूर उपयोग करना होगा। अगर हम रिसोर्सेज का भरपूर उपयोग नहीं करेंगे, क्या हम अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का होगा उसी क्वालिटी का हमारा गुड्स फिर भी तो असर पड़ेगा। अगर हम अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो हम बहुत सारी चीज़ों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में परफेक्टली कर सकते हैं। ओके, तो गोल तक रीच करने में हेल्प करता है। हम गोल तक रीच कर ले ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन किस मैनर से रीच करेंगे ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें कहीं ट्रैवल करना है तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारा पैसा खर्च हो रहा है लेकिन क्या हमारा समय बच रहा है कि नहीं बच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, ओके, हमें जाना है दिल्ली, तो हम देखेंगे कि हमारे होम टाउन से अगर हमें दिल्ली जाना है तो हम कैसे रीच कर सकते हैं। ओके, बस, ट्रेन या एरोप्लेन। ओके, तो एरोप्लेन के माध्यम से अगर हम रीच करेंगे तो उसमें कितना खर्च आएगा, बस से जाएंगे तो उससे कितना खर्च आएगा, अगर हम लोग ट्रेन से जाएंगे तो उसमें कितना खर्च आएगा। तो हम देख रहे हैं कि हम जो भी ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करेंगे उसमें हमारा मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम अमाउंट कितना लगेगा। ओके, मैक्सिमम अमाउंट भी हम देखेंगे और मैक्सिमम टाइम को भी हम देखेंगे। अगर हमारा अमाउंट जो है वो तीनों में इक्वली नहीं लेकिन लगभग अगर सेम खर्च हो रहा है तो हम देखेंगे कहाँ पर हमारा समय बच सकता है, कहाँ पर हमारा टाइम सेव हो सकता है। ओके, तो हम अपने टाइम को सेव कहाँ से कर सकते हैं। अगर हम प्लेन से ट्रैवल करेंगे अपने होम टाउन से दिल्ली जाने के लिए तो हमारा जो अमाउंट है वो ट्रेन और प्लेन लमसम सेम रहेगा, थोड़ा बहुत कमी बेशी होगा। ओके, लेकिन जो हमारा टाइम है वो सेव हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे कि बेस्ट पॉसिबल तरीका जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो सकता है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, हम लोग आराम से जा सकते हैं तो हम लोग ट्रेन के माध्यम से जाएंगे। अगर हमारा 1000 रुपीज़ बच जाता है, 1000 रुपये बच जाता है तो हम यहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम टाइम है अभी। लेकिन अगर हमें कहीं बहुत जल्दी रीच करना है तो हम टाइम को सेव करेंगे तो हम प्लेन को यूज़ करेंगे। इसी प्रकार हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं हम उस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कब परफॉर्म कर सकते हैं, किन रिसोर्सेज के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या वो मशीनरी हो, हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, कैसे हम बेस्ट पॉसिबल मैनर तरीके से उसको यूटिलाइज करके अपने गोल तक रीच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी हर चीज पर ये एप्लीकेबल हो सकता है। जिस प्रकार मैनेजमेंट जो है वो हर डिपार्टमेंट,
हर सेक्टर, हर फील्ड, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द सिचुएशन। जैसा सिचुएशन रहेगा या जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट के फंक्शंस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मैनेजमेंट तो इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसी प्रकार मैनेजमेंट के जो फंक्शन है दैट इज कंट्रोलिंग, वो भी वहाँ इम्प्लीमेंट होगा। हम एक स्कूल चलाते हैं, वहाँ भी कंट्रोलिंग फंक्शन इम्प्लीमेंट होगा। अगर हम एक कॉलेज को चलाते हैं, वो भी हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन वहाँ भी इम्प्लीमेंट होगा। यूनिवर्सिटी है, फर्म है, बिजनेस है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के लिए हमें कंट्रोलिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना होगा। और कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो परवेसिव है, यानी यूनिवर्सल है, वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। अगर हम एक इंडिविजुअल के लाइफ के बारे में बात करें या किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात करें, तो उस पर्सन की लाइफ को हम कैसे बेटर तरीके से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, वो हम कंट्रोलिंग के माध्यम से भी इंश्योर कर सकते हैं। या वो पर्टिकुलर इंसान या वो पर्टिकुलर पर्सन वो ये इंश्योर कर सकता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे मीनिंगफुल बना सकते हैं, हम अपनी लाइफ को ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कैसे जी सकते हैं। तो कैसे जिएगा, जब वो अपनी लाइफ में जितनी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, उन एक्टिविटीज़ के लिए वो कंट्रोलिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा। ओके, कंट्रोलिंग इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो हर मैनेजर का एक एसेंशियल फंक्शन है, ओके, या एसेंशियल एक्टिविटी है एंड एक्सरसाइज एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं? तो मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट के लेवल की, तो मैनेजमेंट का जो लेवल है उसको हम लोगों ने 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज टॉप, सेकंड मिडिल लेवल, देन लोअर लेवल। अगर हम बात करते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, और जानते भी हैं कि टॉप लेवल पे कौन होते हैं, मिडिल लेवल पे कौन और लोअर लेवल पे कौन होते हैं। ये हम लोगों ने डिटेल में यूनिट 1 में पढ़ा है। अगर मैनेजर की बात करें तो मैनेजर जो हमारा है वो क्या करता है, वो किस भी लेवल पर हो मैनेजमेंट में, अगर टॉप लेवल पे हमारे सीईओ है, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, या हमारे एमडी हैं, जितने भी लोग हैं जो टॉप लेवल पे बिलोंग करते हैं, वहाँ भी कंट्रोलिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम जो टॉप लेवल पे जितनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, क्या वो एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमारा सीईओ भी देख सकता है। ओके, बोर्ड ऑफ मेंबर भी देख सकते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो भी ये चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं। अगर हम मिडिल लेवल की बात करें तो मिडिल लेवल पे हमारे एचओडी होते हैं, वो भी इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स में जितनी चीज़ें परफॉर्म की जा रही हैं या हमारे डिपार्टमेंट्स में जितना भी एक्टिविटी किया जा रहा है, क्या वो एक्टिविटी सही तरीके से पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कौन इंश्योर करेगा? ये हमारे मैनेजर इंश्योर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम सही तरीके से कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम चीज़ों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हम अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। तो इवैल्यूएट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हमें कंट्रोलिंग फंक्शन को परफेक्टली इम्प्लीमेंट करना होगा, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा।
और ये केवल लोअर लेवल के लिए नहीं है। हम ऐसा नहीं समझते कि हम ऑर्गेनाइजेशन में केवल और केवल लोअर लेवल पर ही कंट्रोलिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, बाकी के जो 2 लेवल्स हैं हम उनको छोड़ देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एक्टिविटी को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हर एक एक्टिविटी के लिए हमें कंट्रोलिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके वहां पर इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ओके, एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर एंड एक्सरसाइज एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उस पर हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट के बाद हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा परफॉर्मेंस कहाँ पर बहुत अच्छा था, किस जगह हम लोगों ने परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दिया, या किस जगह अगर हम थोड़ा और इम्प्रूव करें तो हम और बेटर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कंटिन्यूअस। कंट्रोलिंग जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। इट इज नॉट एन एक्टिविटी टू बी परस्यूड इन द एंड ओनली। ये केवल एंड तक पहुंचाने के लिए नहीं होता है। अगर हम ये बोले कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव तक हमें कंट्रोलिंग रीच करवा दे, बाकी हम को कुछ नहीं करना है, ओके, इसके बाद हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे, क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि केवल यहाँ तक रीच कर जाना ही ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश नहीं कराता है, या इस पर्पस को अगर पूरा कर देते हैं, इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस था वो पूरा नहीं हो जाता। अगर हम लाइफ में किसी एक स्टेज को पूरा करते हैं या किसी एक टारगेट को पूरा करते हैं, देन आफ्टर हमारे सामने सेकंड टारगेट आ जाता है। ओके, अगर हमने क्लास 10 पास किया तो क्लास 10 को पास करने के बाद हम तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या अगर हमने पढ़ लिया तो हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्या ऐसा है कि लाइफ में 10th के बाद हमें पढ़ाई नहीं करना है? जो बच्चे क्लास 10th में होते हैं और वो अपने मैक्सिमम टाइम को केवल और केवल पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करते हैं और ये सोचते हैं कि हम कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और वो क्लास 10th में जितना मेहनत करते हैं फिर वो जब अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते, तो ऐसा तो नहीं कि उसके बाद फिर वो पढ़ाई नहीं कभी करेंगे। और जब वही बच्चे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में पहुंचते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने 10th में अपना बेस्ट दे दिया, अब मुझे क्लास 12th में परफॉर्मेंस नहीं देना है। वो बच्चा जितना क्लास 10th में मेहनत किया होगा, आई एम श्योर कि वो जब वो क्लास 12th में आएगा तो और ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि पहले वो स्कूल में था, अब वो प्लस 2 में हो गया है, या तो वो किसी कॉलेज में से प्लस 2 करेगा या किसी स्कूल से करेगा, तो उसका जो कंपटीशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है तो उसको और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करवा रहे हैं या एक बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे बिजनेस का एक टारगेट पूरा हो गया उसके बाद हम बिजनेस में दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे या उस एक्टिविटी से रिलेटेड हम कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन के एक एक्टिविटी को पूरा किया है या एक पर्पस को पूरा किया है, देन हमारे सामने एक नया पर्पस आ गया है, हमारे सामने एक नया टारगेट आ गया है। अब हम उसे पूरा करने के लिए पूरे एनर्जी को लगाएंगे, पूरे पोटेंशियल को लगाएंगे, पूरे स्किल और नॉलेज को लगाएंगे, तब जाकर के हम किसी गोल तक रीच कर सकते हैं। ओके, इट इज नॉट एन एक्टिविटी टू परस्यू इन द एंड ओनली। केवल हमें एंड तक पहुंचा देना ये कंट्रोलिंग का मतलब नहीं होता है कि हम अब एंड तक पहुंच गए, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में रहेगा तब तक वो कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा। हाँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन की ओर जा रहा है
तो हम रेक्टिफिकेशन के थ्रू उसको सही कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं गलतियों को और वो चीज़ दोबारा नहीं करे। लेकिन अगर हम लगातार गलती करते चले जा रहे हैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन लॉस टू लॉस बेयर करता चला जा रहा है तो एट द एंड हमें उसे बंद करना पड़ेगा। जब वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा तब हम कहेंगे कि अब हमें कंट्रोलिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि जिस समय हमें जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी हमने तो किया नहीं, हम लॉस बेयर करने लगे थे उस टाइम। इसीलिए ये केवल एंड तक पहुंचाने के लिए नहीं है, इट हैज़ टू बी डन ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस। ओके, वो कंटिन्यूअस बेसिस पर चलता रहेगा। जब तक कंपनी चलता रहेगा तब तक हम कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, जब तक वो मार्केट में एग्जिस्ट करता रहेगा, जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता रहेगा, तब तक हम कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करके ये जान पाएंगे कि हमने जो एक्टिविटी परफॉर्म की उस एक्टिविटी में कितना डिफरेंसेस है हमारे प्लानिंग से। रीज़न क्या है कि हम लोगों ने बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिया। इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के बाद हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं और फ्यूचर में वो चीज़ें रिपीट नहीं हो। या कंटिन्यूअस को हम बोल सकते हैं नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेवर एंडिंग प्रोसेस रहेगा कि कभी नहीं खत्म होने वाला, मतलब जब तक कंपनी चलता रहेगा, जब तक हमारा फर्म जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता रहेगा। अब उस परफॉर्मेंस में क्या हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, ओके, या अदर एक्टिविटी जो होती है वो होगा। जितना वो एक्टिविटी परफॉर्म करता रहेगा, जब तक करता रहेगा तब तक हम कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे और ये फाइंड आउट करते रहेंगे कि हमने कहाँ पर गलती की, हम उसे कब रेक्टिफाई करेंगे और उसको दोबारा रिपीट नहीं करें। इसके लिए हमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। कंट्रोलिंग जो है वो पीछे देखता है। पीछे देखने का मतलब क्या है, जिस समय हम लोगों ने परफॉर्म किया, अब परफॉर्मेंस के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लानिंग से हम लोग मैच करेंगे। ओके, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड इट्स कंपैरिजन विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। कहने का मतलब है कि जो हम लोगों ने एक्चुअल परफॉर्मेंस परफॉर्म किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो हमारा डिजायर्ड परफॉर्मेंस था। डिजायर्ड परफॉर्मेंस मींस कि जो हम लोगों ने प्लानिंग में मेंशन किया था कि इस एक्टिविटी को हम ऐसे परफॉर्म करेंगे, या अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम प्रोडक्शन को इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, या हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग को हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, कि क्या हम एडवर्टाइज कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे जो कस्टमर हैं वो अट्रैक्ट हो। तो हमने बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग में बना रखा था, ओके, लेकिन जब उसको हम लोगों को करने का समय आया या हमें जब उसे इम्प्लीमेंट करने का समय आया तो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां रह गई या कुछ मिस्टेक्स हम लोगों ने कर दिया, जिसके कारण हम अपने डिजायर्ड परफॉर्मेंस तक रीच नहीं कर पाए। तो क्या हम उस चीज को वहीं पर छोड़ देंगे? नहीं, हम उस चीज को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड वेरिफिकेशन। ये जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है वेरिफिकेशन का और चेकिंग का। हम अगर वेरीफाई कर रहे हैं या अगर हम चेक कर रहे हैं तो हम किस चीज़ को वेरीफाई और चेक कर रहे हैं, हम अपने परफॉर्मेंस को। हमने जो परफॉर्मेंस दिया है या हमने परफॉर्मेंस को अगर हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे या चेक नहीं करेंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे, क्या हमें कभी भी रीज़न फाइंड आउट होगा?
बिल्कुल नहीं होगा। हमें रीज़न कभी मिलेगा ही नहीं कि हम लोगों ने क्यों अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिया या क्यों हम लोगों ने बेस्ट तरीके से परफॉर्म नहीं किया। तो ये हमें कब पता चलेगा? जब हम कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने कहाँ पर मिस्टेक किया और हम उसे रेक्टिफाई कर पाएंगे। ओके, हम उसे दोबारा फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग भी है एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग भी है। इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर, ये फ्यूचर से रिलेटेड है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि हम लोग पास्ट से कंपेयर करें या जो हम लोगों ने प्लानिंग पर किया था उस प्लानिंग को हम लोग कंपेयर किससे करें, जब हम लोग एक्चुअल किसी चीज़ को परफॉर्म कर चुके। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? इट इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर, ये फ्यूचर से रिलेटेड है। क्यों? बिकॉज इट सीक्स टू इम्प्रूव फ्यूचर रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस गेन इन द पास्ट। हम लोग जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कहाँ पर गेन करते हैं? जब हम लोग कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने कितना बेस्ट दिया, हमारा वीक पॉइंट क्या था, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा था, हमने कहाँ पर मिस्टेक किया। तो ये सारी चीज़ें हमें कब पता चलती है? जब हम किसी चीज़ को परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस के बाद। अब हम लोगों ने परफॉर्मेंस दे दिया तो हमारे पास क्या गेन हो गया? एक्सपीरियंस गेन हो गया, अनुभव, है ना। अब उस अनुभव पे हम क्या करेंगे? अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे। ओके, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि एक 10th में जो स्टूडेंट है उसने 85 मार्क्स स्कोर किया, लेकिन उसे लाना था कितना? 95%। ये जो डिफरेंस है 10% का, ये क्यों हुआ ये आइडेंटिफाई करेगा। अब जब यही बच्चा क्लास 12th में एग्ज़ाम देगा तो वो इस मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्लास 10th में उसने एक एक्सपीरियंस गेन किया। एक्सपीरियंस क्या किया? गेन किया। अब इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो क्लास 12th का एक प्लानिंग बनाएगा। ओके, जब वो बच्चा क्लास 12th में पहुंचेगा तो वो वहां पर जाकर क्या करेगा? प्लानिंग करेगा कि मैंने जो क्लास 10th में मिस्टेक किया अब मैं उसे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जो कमियां मुझे क्लास 10th में रह गई थी या जो कमी के कारण मैंने अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं किया, वो मैं यहाँ दोबारा रिपीट नहीं होने दूंगा। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, डिपेंड ऑन प्लानिंग। कंट्रोलिंग जो है वो डिपेंड करता है प्लानिंग पर। इट कैसे डिपेंड करता है प्लानिंग पर? देखो, अगर हमारे पास लाइफ में कोई प्लान नहीं है तो हम लोग कंट्रोल किसको करेंगे? किसी चीज़ को नहीं। अगर एक स्कूल है, स्कूल में अगर हमें स्टूडेंट को अच्छे से कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? स्कूल के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना होगा। अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाएंगे, क्या हम स्टूडेंट को कंट्रोल कर पाएंगे? रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल टाइमिंग हो सकता है, स्कूल आने का समय, है ना। टाइमिंग अगर हम मेंशन नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइम हमने बोला है कि 8 o'clock सारे बच्चे स्कूल के कैंपस में रीच कर जाएंगे। तो 8 o'clock तक रीच करना ये क्या है? हमारा टाइमिंग है। हमने एक प्लान बनाया है कि ये प्लान को हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट या जो टीचर इसको फॉलो नहीं करेगा, क्या हम उसको फ्री छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम उसे टाइम टू टाइम इस फॉलो अप करवाएंगे। ओके, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे ताकि अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो दूसरे बच्चे भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो दैट बिकॉज विदाउट प्लानिंग नो कंट्रोल इज पॉसिबल। बिना प्लानिंग के कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि पहले आपको बताना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारा प्लानिंग क्या है, हमारा पर्पस क्या है, और उस पर्पस के रिगार्डिंग हम लोगों ने जितनी चीज़ें जमा की हैं या जितना एक्टिविटी हमें परफॉर्म करना है हम कैसे कर पाएंगे, उसी प्लानिंग के आधार पे कर पाएंगे। और उसी प्लानिंग को आधार मान करके हम अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाएंगे, या अपनी एक्टिविटी के द्वारा जो हम काम करेंगे या जो परफॉर्मेंस देंगे हम उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे। ओके, तो ये जो हम इवैल्यूएट करेंगे वो किससे करेंगे? कंट्रोलिंग के माध्यम से करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 7, एक्शन ओरिएंटेड। कंट्रोल हैज नो मीनिंग। कंट्रोल हैज नो मीनिंग इफ नो करेक्टिव एक्शन इज टेकन। अगर हम कंट्रोलिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हम परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द प्लान परफॉर्मेंस से हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, हमें डिफरेंसेस समझ में आ गए, हमें रीज़न भी मिल गया। लेकिन अगर हम लोगों ने सही एक्शन नहीं लिया, करेक्टिव मेजर्स अगर हम लोगों ने नहीं इम्प्लीमेंट किए, तो कंट्रोलिंग का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। केवल हम नाम का कंट्रोलिंग बोलेंगे, लेकिन जो उसका पर्पस है हम उस पर्पस को पूरा नहीं कर पाएंगे। ओके, एक्शन इज टेकन सो टाइमली एक्शन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट डिविएशन। कहने का मतलब है कि समय समय पर जब हमको लगता है कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत मिस्टेक किया, तो वहाँ पर स्टॉप होकर के हमें ये सोचना होगा कि मिस्टेक क्यों हुआ और हम उसे कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं कि भविष्य में वो रीऑकर या रिपीट नहीं हो। अगर हम लोग करेक्टिव एक्शन नहीं लेते हैं उस समय जब रिक्वायरमेंट है उसका, तो कंट्रोलिंग का कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता है। ओके, लास्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 8। ये बोलता है ब्रिंग्स बैक मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग। ओके, बैक टू प्लानिंग कहने का क्या मतलब है? अगर हम साइकिल की बात करें, कंट्रोल शुड नॉट बी व्यूड ऑन द लास्ट फंक्शन। ओके, इन फैक्ट इट लिंक्स बैक टू प्लानिंग। कंट्रोल को हम लास्ट फंक्शन के नजर से नहीं देख सकते। ओके, यहां पे क्लियरली मेंशन है कंट्रोल शुड नॉट बी व्यूड एज द लास्ट फंक्शन। इसे हम लास्ट फंक्शन नहीं मानते, इनफैक्ट इट लिंक्स बैक टू प्लानिंग। ये लिंक करता है कहाँ? कि हम दोबारा प्लानिंग की ओर देख सके, हम दोबारा प्लानिंग को जांच सके, दोबारा हम प्लानिंग के को इवैल्यूएट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक साइकिल की बात करते हैं हम, तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। देन आफ्टर वी हैव ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। तो हम देख रहे हैं ये एक साइकिल है, प्लानिंग टू ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग टू स्टाफिंग, स्टाफिंग टू डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग टू कंट्रोलिंग, देन कंट्रोलिंग टू प्लानिंग। ये रोटेट होते रहता है और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करेगा, जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में रहेगा, तब तक ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी। बोला है इनफैक्ट इट लिंक्स बैक टू प्लानिंग। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हम कंट्रोलिंग के बाद फिर दोबारा कहाँ मूव ऑन कर रहे हैं? प्लानिंग में। ओके, इनफैक्ट इट लिंक्स बैक टू प्लानिंग। फिर ये दोबारा कहाँ जा रहा है? प्लानिंग की ओर जा रहा है। तभी तो हम चीज़ों को क्या कर पाएंगे? कंपेयर कर पाएंगे या इवैल्यूएट कर पाएंगे। इवैल्यूएट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, जज करने के लिए हमें प्लानिंग की ओर देखना पड़ेगा, प्लानिंग की ओर मूव ऑन करना पड़ेगा। तभी हम अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, जज कर पाएंगे और
रीजंस फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारे द्वारा जो परफॉर्मेंस हुआ उसमें कमियां क्या रह गई और हमने किस बेस्ट तरीके से दिया। हमारे सामने दोनों चीज़ें आएंगी, बहुत अच्छा भी आएगा और बहुत बुरा भी आएगा, हमारा पॉजिटिव पॉइंट भी आएगा और हमारा नेगेटिव पॉइंट भी आएगा। हम अपने पॉजिटिव पॉइंट पर खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं और नेगेटिव पॉइंट पर हम उस पर मेहनत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और वो चीज़ें दोबारा फ्यूचर में रिपीट नहीं हो। ओके।